हेलो डियर, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम इक्विलिब्रियम है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 7.21, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स टू अमोनिया गैस एट 500 केल्विन इज 0.061. At a particular time, the analysis shows that composition of the reaction mixture is 3.0 mole liter inverse nitrogen, 2.0 mole liter inverse hydrogen and 0.5 mole liter inverse ammonia. Is the reaction at equilibrium? If not, in which direction does the reaction tend to proceed to reach equilibrium? तो देखो जरा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस से हमारा बना है 2 अमोनिया गैस। Kc जो है इस रिएक्शन के लिए जो है वो 0.061 है और टेम्परेचर जो है वो कितना है 500 केल्विन। ठीक है, अब यहां पे रिएक्शन के मोल दिए हुए हैं, तो ये मोल जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो मोल एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे 3 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन है और 0.5 मोल जो है वो अमोनिया है। ठीक है ना, इतना हमको गिवन है। हमको ये बताना है कि क्या ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी इन मोल्स के साथ में। क्या ये मोल जो है वो इक्विलिब्रियम में है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर ये रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, आपको ये बताना है। बताते हैं। तो जब भी हमको रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी हो कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो फिर वहां पे हम रिएक्शन क्वोशिएंट QC जो है डिटरमाइन करते हैं और उस QC को हम इस Kc से कंपेयर कराएंगे, तो हम बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, तो QC जो है डिटरमाइन करेंगे। तो QC जो है रिएक्शन क्वोशिएंट, ये इक्वल होता है product of molar concentration of product to the ratio product of molar concentration of reactant with raise to power their respective stoichiometric coefficient। ठीक है, तो QC इक्वल टू ये अमोनिया का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और इस पे पावर 2 करनी है, ठीक है, अपॉन ये नाइट्रोजन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 होगी, इनटू हाइड्रोजन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन पावर 3 करना है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। अब ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, हमको यहाँ पे मोल दिए हैं, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन C क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, और इनके यूनिट जो है वो मोल पर लीटर, मतलब सभी का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर में है। ठीक है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 3/1 मतलब 3, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2, अमोनिया का 0.5/1 मतलब 0.5। तो इनका मोल इनकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है तीनों ही केस में। ठीक, तो हम QC जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 स्क्वायर करोगे, ठीक है, नाइट्रोजन 3 इंटू हाइड्रोजन 2Q, तो ये होगा 0.25 है ना, और ये 3 इंटू ये 8 हो जाएगा, तो 0.25 अपॉन 24। तो हमारा QC जो है डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0104। अब ये जो QC है क्या ये Kc के इक्वल है, तो हम कहेंगे नहीं, तो यहाँ पे QC नॉट इक्वल टू Kc।
क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी? तो देखो यहाँ पे क्यूसी जो है वो है हमारा 0.0104 और ये वैल्यू जो है वो केसी से कैसी है? छोटी है। ये है 0.061, तो ये क्यूसी जो है वो केसी से छोटा है, तो क्यूसी जो है वो लेसर है केसी से। अब क्यूसी छोटा है, तो छोटा क्यों है क्यूसी? तो देखो जरा, क्यूसी की वैल्यू जो है वो लेस तभी होगी जब प्रोडक्ट जो है वो कम बनेंगे, और हम चाहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाए। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगी तो कब जाएगी? जब क्यूसी जो है वो केसी के इक्वल हो जाएगा, और क्यूसी की वैल्यू इसका मतलब हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो क्यूसी की वैल्यू हम बढ़ाएंगे मतलब हमें प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो तभी बढ़ेगा जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और ज़्यादा रिएक्ट करें और अमोनिया का फॉर्मेशन और ज़्यादा करें। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है अभी इस केस में तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूसी की वैल्यू बहुत कम है, केसी से कम है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तभी इक्विलिब्रियम जो है वो बन पाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.22 है, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl decomposes into bromine and chlorine and reaches the equilibrium. 2 BrCl gas gives Br2 gas plus Cl2 gas, for which Kc equal to 32 at 500 Kelvin. If initially pure BrCl is present at a concentration of 3.3 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse, what is its molar concentration in the mixture at equilibrium? तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में Kc की वैल्यू जो है वो 32 गिवन है, और ये जो इक्विलिब्रियम जो है वो किस टेम्परेचर पे बना है? 500 केल्विन टेम्परेचर पे बनाया हुआ है। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन मोनोक्लोराइड कर दिया है 3.3 10 to the power minus 3, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, -3 ये मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। हमें इक्विलिब्रियम में मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है मिक्सचर का बताना है कितना होगा। ठीक है, तो बताते हैं। तो यहाँ ये हम साफ कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। तो हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 3.3 इंटू 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स ये लिया है। तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। इनिशियली तो ये दोनों कैसे होंगे? 0 होंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है रिएक्टिंग कॉन्सेंट्रेशन। कितना कॉन्सेंट्रेशन BrCl का रिएक्ट किया जिसने ब्रोमीन एंड क्लोरीन को बनाया? तो यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, तो हमने 2 लिखा, और सपोज कि इसका x जो है मोल जो है वो रिएक्ट किया, तो 2x मोल इसका जो है वो डिकम्पोज हुआ तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन बना। तो ब्रोमीन कितना बनेगा? x बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी x बनेगा। ठीक है, तो 2x ये डिकम्पोज हुआ तो x ये बना, x ये बना। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 लिखा, यहाँ पे 2 था तो हमने 2 लिखा। अब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना बचेगा? तो 3.3 इंटू 10 to the power minus 3 माइनस 2x, इतना मोल लीटर इनवर्स बचेगा। इसका कितना होगा? इसका x और इसका x ही रहेगा। ठीक है, अब हमें इन तीनों स्पीशीज की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में चाहिए। तो इसका मतलब है हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है पता चल जाएंगे।
तो x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो इसके लिए Kc जो है वो इक्वल होता है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये यहाँ पे पावर में जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, तो Br2 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया ब्रोमीन का, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और BrCl का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे 2, ये पावर लगा देनी है, ठीक। तो Kc की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अपन ने लिया यहाँ पे 32, Kc 32 गिवन है। ब्रोमीन कितना है, ये x है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन का भी कितना है, x है, तो x इंटू एक्स। BrCl का कॉन्सेंट्रेशन इतना है 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू x² अपॉन 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 32 इक्वल टू ये हो जाएगा x 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 32 ये होता है 5.65 इक्वल टू x 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 5.65 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x का, तो x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा हमारा 18.64 इंटू 10⁻³ माइनस ये आएगा 11.32x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इसको इस तरफ लिया तो x प्लस 11.32x इक्वल टू 18.64 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 12.32x 18.64 10⁻³ तो x इक्वल हो जाएगा 18.64 इंटू 10⁻³ अपॉन 12.32, तो ये आ जाएगा आपका 1.51 इंटू 10⁻³। तो x जो है वो हमारा आ गया 1.51 10⁻³। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना होगा 1.51 इंटू 10⁻³ ये मोल लीटर इनवर्स। ब्रोमीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो भी सेम होगा क्योंकि यहाँ भी x होगा, तो ये होगा 1.51 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है BrCl का, तो ये है 3.3 10⁻³ माइनस 1.51 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो ये आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये आएगा आपका 0.28 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। तो इसको लिख सकते हैं 2.8 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो BrCl का आ गया, कितना 2.8 10⁻⁴, तो 2.8 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो BrCl का हो गया इक्विलिब्रियम पे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.23 है एट 1127 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर a gaseous mixture of carbon monoxide and carbon dioxide in equilibrium with solid carbon has 90.55% CO by mass.
carbon solid plus CO2 gas gives you 2 CO gas. Calculate the Kc for this reaction at the above temperature. तो देखो जरा, हमें Kc जो है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो टेम्परेचर हमको दिया है 1127 केल्विन। टोटल प्रेशर जो है, दोनों गैस का प्रेशर जो है वो कितना है, वो है हमारा 180 है, ठीक है। और हमको मास दिया है, तो मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये 90.55, ये ग्राम ले लो। तो मास CO2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 90.55, तो ये हो जाएगा आपका 9.45 ग्राम। अब देखो जरा, हमको पता है कि Kc डिटरमाइन करना, तो Kc जो है अगर यहाँ पे वॉल्यूम दिया होता तब तो हमारा Kc जो है वो निकल आता, ये होता मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu की पावर 2 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, और कार्बन जो कि सॉलिड में है तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता। अब चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया नहीं है तो इसका मतलब है Kc हम इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते। यहाँ पे प्रेशर दिया है तो फिर Kp और Kc में जो रिलेशन होता है, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N, इस फॉर्मूले से हम जो है वो Kc डिटरमाइन करेंगे। तो देखो R की वैल्यू हमको पता हो, तो ये टेम्परेचर हमको दिया है, डेल्टा N हमको पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। Kp अगर पता चल जाए तो बस Kc पता चल जाएगा। तो Kp जो है वो क्या होता है, वो होगा यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा Kp हो गया। अब पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का ये होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल लें, टोटल प्रेशर पता है तो पार्शियल प्रेशर पता चल जाएंगे, पार्शियल प्रेशर से हमें Kp पता चल जाएगा, Kp पता चल गया तो Kc पता चल जाएगा। तो अब मोल फ्रैक्शन जो है वो हम निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये होगा मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मोल ऑफ CO2। तो मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। तो मोल होता है हमारा वेट बाय मोलर वेट, ठीक है, या मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना दिया इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास जो है वो 90.55, तो 90.55 अपॉन मोलर वेट इसका 28 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये 28, ठीक है, अपॉन 90.55 28 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 9.45 अपॉन 44। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है वो हमारा आ जाएगा 0.938, इतना आ गया। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ CO। तो मोल ऑफ CO2 मतलब वेट बाय मोलर वेट, तो वेट कितना है इसका, CO2 का 9.45 अपॉन 44, 9.45 अपॉन 44 प्लस CO का कितना है 90.55 अपॉन 28। तो ये जो है हमारा आया 0.062। अब मोल फ्रैक्शन हमको पता चल गए, तो देखो जरा, मोल फ्रैक्शन हमको पता चल गए तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर तो 1 है, मोल फ्रैक्शन CO का कितना है 0.938, तो पार्शियल प्रेशर CO का कितना हो जाएगा 0.938। यहाँ पे टोटल प्रेशर 1 है और पार्शियल प्रेशर जो है 0.062, तो
पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना हो जाएगा 0.062, ठीक है ना। तो Kp निकाल लो भाई, तो हम Kp निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर CO का कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.938 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये चूंकि ATM में तो यूनिट भी रख लो, ATM स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.062 ATM, ठीक है। तो ये ATM से एक ATM जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो Kp जो है वो आएगा 14.19 और यूनिट हो जाएगी ATM, क्योंकि एक ATM यहाँ पे बचेगा, ठीक। Kp आ गया। अब बस Kc जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे, तो Kc जो है वो अपन डिटरमाइन करेंगे। तो Kc इक्वल क्या हो जाएगा, Kp RT डेल्टा n, ठीक है। तो Kc इक्वल टू Kp कितना है 14.19, R की वैल्यू 0.0821, ये होती है हमारी लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 1127 केल्विन। अब डेल्टा एन कितना है, तो डेल्टा एन जो है वो NP माइनस NR, रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल, ये तो डेल्टा एन निकल आएगा। और ये गैस के लिए होता है, ठीक है, तो याद रखना ये गैस के मोल होते हैं। तो डेल्टा एन गैस, तो प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट में गैस का मोल कितना है 1, ये तो सॉलिड है तो ये नहीं काउंट किया जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी 1। अब देखो जरा यहाँ पे ATM से हमारा ये यूनिट आप ATM लिखोगे तो ATM कैंसिल हो जाएगा, राइट। केल्विन इनवर्स यहाँ पे ये केल्विन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मोल इनवर्स लीटर बचेगा, तो यूनिट जो है यहाँ पे हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Kc जो है वो हमारा आ जाएगा 0.153 और यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स। तो ये हमारा Kc जो है वो आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.24 है, कैलकुलेट A standard gives energy and B the equilibrium constant for the formation of NO2 from NO and oxygen at 298 Kelvin. NO gas plus half O2 gas gives NO2 gas where standard gives energy formation NO2 ये है 52.0 किलोजूल पर मोल, standard gives energy formation of NO ये है 87.0 किलोजूल पर मोल, standard gives energy formation of oxygen ये है 0 किलोजूल पर मोल। तो देखो यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ये डिटरमाइन करनी है, तो डेल जी ये स्टैंडर्ड हमें ये डिटरमाइन करना है, और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है ये डिटरमाइन करना है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc में रिलेशन होता है, तो क्या रिलेशन होता है, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन ये इक्वल होता है -2.303 RT log Kc, तो ये रिलेशन होता है। अगर हमें इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो है पता चल गई तो हमारा Kc जो है वो आ जाएगा। तो इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो है वो निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन ये इक्वल होता है सम ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो है रिएक्शन की
प्रोडक्ट में तो केवल NO2 है, रिएक्टेंट में हमारे पास ये हैं दो, तो ये डेल फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन चूंकि यहाँ पे हाफ मोल है तो हाफ O2 करना पड़ेगा अपने को, इक्वल टू NO2 की स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जो है वो कितनी दी गई है, ये 52.0 माइनस NO की कितनी दी गई है, तो NO की 87 माइनस ऑक्सीजन की कितनी दी गई है 0, तो 1/2 इंटू 0, सॉरी ये प्लस था, ठीक है। तो डेल R G0, ठीक है। तो ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, पता चल जाएगा। तो 52 माइनस 87 ये तो 0 हो जाएगा आपका, तो ये आएगा -35, ठीक है। और यूनिट है किलोजूल पर मोल। तो बस हमको ये तो पता चल गया, अब ये आ जाएगा आराम से, तो करते हैं। ये -35 किलोजूल पर मोल इक्वल टू -2.303। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 8.314, ये होती है हमारी यूनिट। ये थोड़ा सा हम यहाँ साफ कर देते हैं, ठीक है। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू टेम्परेचर 298 है, लॉग केसी, ये हमको चाहिए। अब यहाँ पे ये यूनिट जूल में है, यहाँ पे किलो जूल में है, तो इसका मतलब है या तो आप इसको किलो जूल कर लो या इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, जैसा भी आपका मन हो, ठीक है। तो कर देते हैं, इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इनटू 1000 जूल, ठीक है। तो अब हमें केसी चाहिए, तो लॉग केसी इक्वल टू -35000, ये आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। और जूल पर मोल है ना, और ये -2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और इंटू 298, राइट। तो देखो जरा, ये जूल से ये जूल केल्विन इनवर्स से इधर का केल्विन जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मोल से मोल इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप ये डिवाइड करोगे तो लॉग केसी जो है ये आ जाएगा हमारा 6.134, ठीक है। इतना आ गया हमारा लॉग केसी। तो यार अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो जरा, अगर हमें केसी चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं, ये एंटी लॉग 6.134, या तो आप इसको ऐसा लिख दो एंटी लॉग 6.134, या 1 लॉग कर लो। एंटी लॉग को आप 1 लॉग लिखते हो, जो भी आपको करना, ठीक है। तो केसी इक्वल टू 1 लॉग। ये जो हमारा 6.134 है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6 प्लस 0.134 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। केसी इक्वल टू 1 लॉग। ये 6 को हम लॉग 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग 10 टू द पावर 6 का मतलब 6 ही आता है, प्लस इसको हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0.134 को। तो देखो जरा, आपको पता है लॉग टेबल अगर देखो तो लॉग 0 1 2 3, लॉग जो है 1 की वैल्यू जो है 0 होती है,
log 2 की वैल्यू जो है वो 0.3 होती है, ठीक है, ये आपका डिफाइन नहीं होता log 0। तो ये आपका मतलब आपको 0.134 को log के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 0.134 इधर ही जाएगा कहीं 0.13, तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं log 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 की वैल्यू कैसी आती है 0, और ये 0.134 जो है वो किससे बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, ठीक है। तो log 1 पॉइंट, अब पॉइंट में कुछ आएगा तो 0.134 ये देखो कहाँ आता है, ये आ रहा है हमारा 0.3 और 0 के बीच में आ रहा है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा। तो ये करीब करीब यहाँ पे कहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये log 1.5 या 1.4 के समथिंग होगा, ये है ना अप्रॉक्स। तो log 1.4 या 1.5 के समथिंग इसका कुछ आएगा, तो ये 1.36 आता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको हम log 1.36 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम ये निकाल लेते हैं। अब देखो जरा, इसको थोड़ा सा और साफ कर लो, ठीक है, स्पेस बना लो पहले। KC इक्वल ये 1/log, ठीक है। अब ये जो चीज है ये हमारी log A इंटू बी के फॉर्म में आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो log हमने कॉमन कर लिया, अब ये A है और ये B है, तो A इंटू बी मतलब इसको आप 1.36 इंटू 10⁻6 लिखोगे, ठीक है। log A इंटू बी या B इंटू A कुछ भी कर लो, है ना। तो ये log से हमारा ये log कैंसिल, तो KC जो है वो 1.36 10⁻6, ये हमारा KC निकल आया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.25 है, does the number of moles of reaction products increase, decrease or remain same when each of the following equilibria is subjected to decrease in pressure by increasing the volume। तो हमारे पास ये रिएक्शन है PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। सेकेंड है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 सॉलिड। थर्ड है 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस गिव्स Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2O गैस। तो ये हमारे पास तीन रिएक्शन है। प्रेशर जो है वो केवल गैस मॉलिक्यूल के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रेशर जो है ना तो सॉलिड सब्सटेंस और ना ही लिक्विड सब्सटेंस। तो लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है, केवल गैसी सब्सटेंस जो है इसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो एक कंटेनर में ये पहली रिएक्शन हो रही है, ठीक है। मतलब PCl5 ये गैस था, ये डिकम्पोज होके PCl3 प्लस Cl2 बनाया, ठीक है। ये भी गैस है और ये भी गैस है, और ये हमारी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि जितना PCl5 PCl3 Cl2 में ब्रेक हो रहा है, उतना ही PCl3 Cl2 जो है वो कंबाइन होकर PCl5 बना रहा है। मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इक्विलिब्रियम। अब वो कहता है कि हमने इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर दिया। अब भैया कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दोगे तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो कहता है कि इक्विलिब्रियम दोबारा बनने के लिए क्या होना चाहिए। अगर प्रेशर को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम दोबारा बनेगा। अब इक्विलिब्रियम दोबारा बनने के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, ताकि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाए।
अब देखो प्रेशर के इफेक्ट को हमें क्या करना है, नलिफाई करना है। प्रेशर हो रहा है डिक्रीज, मतलब हमको प्रेशर जो है अब बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस प्रेशर को हम क्या करें, नलिफाई कर सकें, तभी इक्विलिब्रियम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे 2 गैस के मोल हैं और यहाँ पे 1 गैस का मोल है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा होगा, मतलब ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे एज कंपेयर टू इसकी। और हमको क्या करना है कि प्रेशर बढ़ाना है ताकि इस प्रेशर के इफेक्ट को कम किया जा सके, ये ली चटेलियर प्रिंसिपल कहलाता है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर तभी ज्यादा बढ़ेगा जब हमारा ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मतलब PCl5 जो है वो और ज्यादा कन्वर्ट होगा PCl3 एंड Cl2 में, इसके बाद ही आपका दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो बन पाएगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल जो है वो कैसे हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे आपने कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल जो है वो ज्यादा बनेंगे, ताकि इस प्रेशर के इफेक्ट को हम क्या कर सके, नलिफाई कर सके। यहां पे देखो पहले इस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही थी, फिर कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया मतलब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया मतलब रिएक्शन में अब हमें प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना है। अब यहाँ पे तो केवल CO2 एक ही जगह है, सॉलिड पे गैस के प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब CO2 यहाँ पे है। अब गैस का प्रेशर तभी बढ़ेगा जब CO2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, ऐसी जाएगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनाएगा, तभी इस प्रेशर के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का मोल जो है वो कैसे होंगे, डिक्रीज होंगे। इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सॉलिड है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का, ये सॉलिड है, इसका भी प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं। ये गैस है, यहाँ पे 4 मोल है और यहाँ भी 4 मोल है, मतलब गैस के मोल जो है वो दोनों तरफ कैसे हैं, इक्वल है। तो डेल्टा N जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। और जब भी डेल्टा N 0 हो तो फिर चाहे आप गैस के प्रेशर को बढ़ाओ या कम करो, मतलब कंटेनर के वॉल्यूम को या आप कम कर दो या कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दो, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब नहीं होता। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे डेल्टा N की वैल्यू 0 होती है वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे आप प्रेशर बढ़ा दो चाहे प्रेशर कम कर दो, मतलब कंटेनर के वॉल्यूम को चाहे आप छोटा कर दो या कंटेनर के वॉल्यूम को बढ़ा दो, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स जो है वो कैसे होंगे, रिमेन सेम, प्रोडक्ट मोल रिमेन सेम। तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.25 हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7.26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑल्सो मेंटेन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम इस पहली रिएक्शन को देखें तो ये पहली रिएक्शन सपोज कि इस कंटेनर में हो रही है, रिएक्टेंट में COCl2 ये गैस है और ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है और क्लोरीन ये भी गैस है। फिर वो कहता है कि अगर हमने प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो देखो जरा, गैस का प्रेशर इंक्रीज करना मतलब ये जो कंटेनर है इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर देना, तो कंटेनर का वॉल्यूम अब हमने कर दिया डिक्रीज, नंबर ऑफ गैस के मोल उतने ही हैं, वो कम नहीं किए, केवल वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया कंटेनर का। तो COCl2 ये गैस, ठीक है, CO गैस प्लस Cl2 गैस। तो वो कहता है कि जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो निश्चित तौर पे ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हुआ होगा। अब दोबारा से इक्विलिब्रियम बनना है तो क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, हमको ये बताना है, तभी तो आपका ये इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से इस्टेब्लिश हो पाएगा। तो इक्विलिब्रियम दोबारा से कब इस्टेब्लिश होगा, तो देखो जरा, यहाँ पे प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं और यहाँ पे गैस के क्या है, 1 मोल है।
तो प्रेशर जो है हमने क्या किया, प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया। तो इस इंक्रीजिंग प्रेशर को हमें क्या करना है, यहाँ पे नलिफाई करना है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी जहां पे गैस के मोल्स जो है वो कम होंगे। गैस के मोल्स कम होंगे तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो थोड़ा सा डाउन चला जाएगा और इक्विलिब्रियम दोबारा से क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो यहाँ पे गैस के 2 मोल है और यहाँ पे गैस का 1 मोल है। ठीक है, प्रेशर हाई हो गया था, यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया था, तो प्रेशर हाई प्रेशर को हमें रिलीज करना है, उसको काउंटर करना है। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगी, तभी हमारा प्रेशर जो है वो रिलीज होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये रिएक्शन जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे गैस के कितने मोल हैं, यहाँ पे गैस के 3 मोल हैं और यहाँ पे गैस के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। अगर डेल्टा एन गैस की ये 0 आता है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम मोल होते हैं, तो फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, प्रेशर चाहे इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सेकेंड रिएक्शन में प्रेशर का क्या लिखना है, नो इफेक्ट। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे ये गैस है और ये गैस है, ये तो सॉलिड है, तो प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल गैसियस स्टेट में ही प्रेशर जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे गैस के 1 मोल है, यहाँ पे गैस की 2 मोल है, तो प्रोडक्ट में ज्यादा मोल है, प्रेशर को हमने हाई किया था, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी ताकि यहाँ पे अमाउंट कम हो। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। राइट, यहाँ पे 2 and 1 3 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे गैस के मोल ज्यादा है और यहाँ पे गैस के मोल कम है, मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा और प्रेशर को हमें रिलीज करना होगा, मतलब कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना होगा, तभी हमारा दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे मोल ज्यादा है, यहाँ पे मोल कम है, इसका मतलब है कि रिएक्शन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसकी बात करें, यहाँ पे 4 and 5 कितने हो गए, 9 मोल, और यहाँ पे 4 और 6 10 मोल, तो गैस के इधर 10 मोल है, यहाँ पे 9 मोल है, तो मोल गैस की यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, प्रेशर हाई करना है तो ये वाला पार्ट प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा, तो हमें प्रेशर को रिलीज करना है, इसका मतलब है प्रोडक्ट से हमारे रिएक्टेंट जो है वो बनेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एन 0 है तो प्रेशर का क्या होता है, नो इफेक्ट, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 10 - 9 = 1, तो डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव आता है, मतलब प्रेशर अगर आप हाई करोगे तो रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। और अगर डेल्टा एन जो है वो कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इस केस में देख लो, यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे कितना, 3 मोल है, ठीक है, तो प्रोडक्ट के 1 मोल -3, तो यहाँ पे -2 आया डेल्टा एन, ठीक है। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मतलब हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.27 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.6 × 10⁶ at 1024 Kelvin. Hydrogen gas plus bromine gas gives 2 HBr gas. Find the equilibrium pressure of all gases if 10.0 bar of HBr is introduced into a sealed container at 1024 Kelvin. तो देखो जरा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू 1.6 × 10⁶ दी गई है।
तो चूंकि यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों गैसेस स्टेट में है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पे क्या होगा, Kp होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁶ जो है वो गिवन है, राइट। टेम्परेचर जो है वो 1024 केल्विन है, और इनिशियली जो है HBr जो है वो 10 बार पे हमने इंट्रोड्यूस किया वेसल में, ठीक है। तो HBr, प्रेशर ऑफ HBr जो है वो कितना है, वो 10 बार है, राइट। तो हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो इतना पार्ट जो है वो हम क्या कर देंगे, साफ कर देंगे, राइट। अब देखो जरा, अब वो कह रहा है कि इनिशियली हमने HBr जो है वो हमने क्या किया, वो इंट्रोड्यूस कराया, मतलब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। मतलब HBr जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन गैस एंड ब्रोमीन गैस ये हमारे कैसे हैं, ये प्रोडक्ट हैं। तो अब इस रिएक्शन के लिए Kp जो है इसको हम K' से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/Kp के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब ये है 1/1.6 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। अब अगर हम इनिशियल प्रेशर की बात करें, तो ये तो 10 बार है, तो स्टार्टिंग में तो ये 0 बना होगा, ये भी 0 बना होगा, ठीक है। रिएक्टिंग प्रेशर मतलब जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है, तो इसका x अमाउंट, चूंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो इसका 2x अमाउंट जो है इसके 2 मोल से x मोल ये बन रहा होगा, x मोल ये बन रहा होगा, मतलब 2x मोल से x ये और x ये बन रहा होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा। इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे प्रेशर अब 10 बार थोड़ी होगा, कितना होगा, 10 - 2x बार, इतना प्रेशर इक्विलिब्रियम में बचेगा। यहां भी x बार और ये भी x बार प्रेशर होगा, ठीक है। अब हमें इनके प्रेशर जो है वो बताने, पार्शियल प्रेशर बताने कितने होंगे, तो बता देंगे। तो K' इक्वल, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HBr। क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो ये 2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर है। अब इनके पार्शियल प्रेशर जो है आपको लिखने हैं, तो K', इसका x है, इसका भी x है, तो x इंटू एक्स, इसका कितना है 10 - 2x, और इसका अपन कर दो स्क्वायर, राइट। K' कितना है, ये हमारा 1/1.6 इंटू 10⁵ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, और ये है 10 - 2x का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। तो √1/1.6 इंटू 10⁵ इक्वल टू ये x/10 - 2x हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके अंडर रूट को हटाना है। तो इसको आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁵, इसको हम लिख सकते हैं 1/√16 इंटू 10⁴, ठीक है, इक्वल टू x/10 - 2x, ठीक है। इसका रूट आएगा तो ये 4 इंटू 10⁵2 इक्वल टू x/10 - 2x, तो ये 1/400 हो जाएगा, x/10 - 2x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो 400x इक्वल टू 10 माइनस 2x, तो 400 प्लस 2x ये इस तरफ ले आओ, 10 हो जाएगा, तो 402 x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 बाय 402, तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा 0.025, इतना आ गया। मतलब इक्विलिब्रियम पे x का अमाउंट कितना है, इतना है, मतलब पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 0.025, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन ये भी 0.025 होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी x बार है, ठीक है। लिख सकते हो आप 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। पार्शियल प्रेशर ऑफ HBr, ठीक है, इक्विलिब्रियम में कितना होगा 10 माइनस 2x, तो 10 माइनस 2x की वैल्यू कितनी है 0.025, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर HBr का 10 माइनस 2 इंटू 0.025, तो ये आपका 0.05 होगा, ठीक है। तो ये आएगा 9.95 बार, जो कि अप्रॉक्स 10 बार के इक्वल है, ठीक है। तो ये 0.05। तो यहाँ क्वेश्चन में Kp की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 कर लेना, जो गलती से 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.28 है, डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विथ स्टीम एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। CH4 गैस प्लस H2O गैस से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 3H2 गैस बना, और यहाँ पे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे डेल्टा H जो है वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। फिर हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए Kp वैल्यू बतानी है। सेकंड है, हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय। वन है इंक्रीजिंग द प्रेशर, सेकेंड है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, थर्ड है यूजिंग अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। हमें Kp जो है इस रिएक्शन के लिए बताना है, तो Kp जो है वो होता है, Kp इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज अ पावर, ठीक। तो Kp इक्वल टू प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है तो पावर 3 हो जाएगी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ठीक है। तो ये हमारा Kp रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर हमको बताना है कि हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो Kp और इक्विलिब्रियम में इनका कॉम्पोजिशन, इस पर क्या अफेक्ट होगा। तो देखो जरा, अगर आपने प्रेशर को कर दिया हाई, तो यहाँ पे डेल्टा N देख लेते हैं, यहाँ पे N कितना है 4 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में 4 मोल है और रिएक्टेंट की गैसियस मोल कितने हैं 2, तो डेल्टा N जो है वो हो जाएगा हमारा 4 - 2 मतलब 4। तो गैस के मोल प्रोडक्ट में ज्यादा है और रिएक्टेंट में कम है। अगर हमने प्रेशर को हाई किया, तो प्रेशर हाई करेंगे तो लेचा-टिली प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन जो है एक कंटेनर में हो रही है और वहां पे इक्विलिब्रियम जो है वो बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो बन गया है। अगर आप इस रिएक्शन, ये जो कंटेनर है इसका प्रेशर हाई कर दो, इस कंटेनर में जो ये हमने गैस भरी हुई है वहां पर प्रेशर हाई कर दिया, मतलब
कंटेनर की वॉल्यूम को हमने कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम दोबारा से कब बनेगा? तो इक्विलिब्रियम दोबारा से उस तब बनेगा जब रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जहां पे गैस के मोल जो है वो कम हो रहे हों। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको हमें क्या करना है? नलीफाई करना है। तो ये नलीफाई तब होगा जब यहाँ के 4 मोल जो है यहाँ पे 2 मोल में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो हमारी कैसी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और केपी जो है वो अनचेंज होगा, ठीक है। केपी जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चूंकि टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं है, तो केपी जो है वो हमारा अनचेंज रहेगा, ठीक है। केपी नहीं बदलेगा, केपी जो है वो टेम्परेचर बदलेगा तभी केपी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा, ठीक। मान लीजिए ये 298 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रही थी, तो अभी टेम्परेचर 298 केल्विन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे केपी जो है इस केस में नहीं बदलेगा, पहले वाले केस में। तो केपी अनचेंज होगा और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, तो हमारा इक्विलिब्रियम दोबारा से बन जाएगा। सेकंड है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब चूंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की है और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे कैसी होगी? और ज्यादा फेवरेबल होगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और ज्यादा बनेंगे। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में और ज्यादा कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में और ज्यादा कन्वर्ट होंगे, राइट। और यहाँ पे केपी जो है इसका क्या इफेक्ट होगा? अब चूंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब अभी 298 था, अगर सपोज कि आपने 398 कर दिया, तो टेम्परेचर तो चेंज हो गया, तो हमारा केपी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होने पे केपी जो है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे केपी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन कैसी होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। फिर हमारा थर्ड है यूजिंग अ कैटलिस्ट। अगर ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करें, तो कैटलिस्ट जो है रिएक्शन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज तो कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार हमारा इक्विलिब्रियम बन गया और अब आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के पहले कैटलिस्ट का यूज होता है। इक्विलिब्रियम के पहले जब इक्विलिब्रियम नहीं बना था, तो उस टाइम पे कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को या तो इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा। लेकिन अगर आपका एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया और फिर आप कैटलिस्ट डालो, तो फिर कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का नो इफेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.28 हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.29 है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ। नंबर ए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बी है एडिशन ऑफ मिथेनॉल, सी है रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है रिमूवल ऑफ मिथेनॉल। द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन 2 हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स मिथेनॉल गैस। तो देखो जरा, ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में वो कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तो सपोज कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इस कंटेनर में हो रही है, ठीक है ना। 2H2 गैस प्लस CO गैस से हमारा CH3OH गैस जो है वो बना है। अब वो कहता है कि अगर हमने यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया, हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे, तो रिएक्टेंट साइड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब बढ़े हुए प्रेशर को हमें कम करना है, मतलब ये रिएक्शन जो है ये बढ़े हुए प्रेशर को ऑटोमेटिक ही कम करेगी, तभी इक्विलिब्रियम बन पाएगा, ठीक है। जैसे आपने हाइड्रोजन डाला, ये इक्विलिब्रियम जो बना था वो कैसा हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब दोबारा से यहाँ इक्विलिब्रियम फिर से बनेगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? ताकि ये प्रेशर को हम क्या करें? रिड्यूस कर सकें। तो बड़ा होगा प्रेशर तभी रिड्यूस होगा जब यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मतलब मिथेनॉल ज्यादा बनेगा। मिथेनॉल ज्यादा बनेगा तो एक बार फिर से हमारा इक्विलिब्रियम दोबारा से बन जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। एडिशन ऑफ मिथेनॉल, अगर हमने इस रिएक्शन में मिथेनॉल जो है वो डाल दिया, मिथेनॉल ऐड कर दिया, तो ये इक्विलिब्रियम फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मिथेनॉल का एडिशन इफेक्ट हमें कम करना है, तो क्या होगा?
प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेंगे, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे तभी इक्विलिब्रियम जो है दोबारा से बन पाएगा। तो प्रोडक्ट से क्या बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है वो बनेंगे। तीसरा है रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी देखो ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को यहां से निकाल लिया तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, गैस का प्रेशर जो है वो कम हो गया, गैस का प्रेशर कम हो गया तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो प्रेशर को हमें कम करना है, मतलब इससे प्रेशर बढ़ाना है, मतलब कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जब बनेंगे तो एक बार फिर से इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी कैसे होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल को हमने यहां से रिमूव कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो यहाँ पे ये कम हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फटाफट फटाफट बनेंगे, ठीक है, और एक बार फिर से इक्विलिब्रियम जो है दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट होगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.29 हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7.30 है, एट 473 Kelvin equilibrium constant Kc for decomposition of phosphorus pentachloride, formula PCl5 is 8.3 into 10 to the power minus 3 if decomposition is depicted as PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas। रिएक्शन की एंथैल्पी जो है 124.0 किलोजूल मोल इनवर्स है। तो हमें ये जो तीन क्वेश्चन गिवन है इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन। तो Kc जो है वो रिएक्शन का बताना है, तो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो PCl3 इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोरीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो PCl5 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन विथ रेज टू पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 ही आया, तो ये हमारा Kc हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। अगर ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए तो फिर Kc की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो देखो इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट थे तो इसको रिएक्टेंट बना लो, तो PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस ये हमारे रिएक्टेंट हो जाएंगे, और PCl5 गैस ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारा Kc जो है इसको हम K' कर लेते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन का Kc जो है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का इनवर्स होता है, तो 1/Kc के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और Kc की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, Kc की वैल्यू 8.3 ये दी गई है ना, तो 8.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स रिएक्शन का Kc हो गया। फिर सी क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc इफ, पहला है मोर PCl5 इज एडेड, सेकेंड है प्रेशर इज इंक्रीज्ड, थर्ड है द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो देखो जरा Kc की जो भी वैल्यू होती है वो जो हमारे सब्सटेंस हैं उनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती Kc की वैल्यू, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा ले लो या कम ले लो, जो हमारा Kc है उसकी वैल्यू जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे Kc की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। फिर प्रेशर, अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करोगे, आप PCl5 ज्यादा डाल दो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, PCl3 डाल दो ज्यादा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्लोरीन ज्यादा डाल दो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर जो है उस पर भी Kc की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती। तो फिर Kc की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो Kc की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो मतलब प्रेशर का भी Kc की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता,
जो हमारा कैटालिस्ट होता है, ठीक है, यूज ऑफ कैटालिस्ट, उसका भी केसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जो लेकिन जो हमारा टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बनाया हुआ है। ये टेम्परेचर यहाँ पे 473 केल्विन जो है वो लिया हुआ है। अब चूंकि ये रिएक्शन हमारी जो है वो कैसी है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब टेम्परेचर सपोज आपने 498 कर दिया, ठीक है। तो अब चूंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हाई टेम्परेचर जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेंगे। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन होता, तो फिर हाई टेम्परेचर जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसा होता, फेवरेबल होता, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर हाई करते तो फिर प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता। तो ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम इधर पे आते हैं, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन KCF, मोर PCl5 इज एडेड। तो PCl5 आप ज्यादा डाल दो, कम डाल दो, PCl3 ज्यादा ले लो, कम ले लो, क्लोरीन ज्यादा ले लो, कम ले लो, KC पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। KC जो है वो अफेक्टेड होता है किससे, केवल और केवल टेम्परेचर से। फिर प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अब ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही थी, ठीक है। अब कंटेनर के साइज को आपने छोटा कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, कंटेनर के साइज को आपने इससे बड़ा कर दिया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, केसी की वैल्यू जो है इतनी थी इतनी ही रहेगी। समझ गए बात को, केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर टेम्परेचर इन इंक्रीज, तो ये जो कि यहाँ पे कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। तो अब देखो जरा, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट ज्यादा बने, प्रोडक्ट ज्यादा बने तो केसी की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे केसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है कब, जब हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की होती है तब। तो ये हमारे क्वेश्चन 22-30 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।